हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फुल स्टडी। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं जैसा कि क्लास 10 का जो भारतीय भवन का प्राथमिक गणित का जो बीजीय व्यंजक का अध्याय सेकंड, इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज हम लोग पार्ट फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। और ये इस प्रकार पार्ट सेकंड वीडियो, इस पार्ट सेकंड वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो प्रश्नावली 2 का ए है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है कि 3x माइनस में 2y प्लस में 1 बराबर में 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थानों को भरने के लिए। यहाँ पर हमारा समीकरण क्या दिया गया है, 3x माइनस में 2y और प्लस में 1 इजकल टू में 0 दिया गया है। और जिसमें हमारा इसका फर्स्ट नंबर देखिए क्या कहा गया है कि जब x बराबर में 1 हो, तो जब x बराबर में 1 तो हमारा क्या होगा, y का वैल्यू देख लीजिए। जो हमारा ये जो समीकरण दिया गया, इस समीकरण में हमारा जो x दिया गया, यहाँ पर इस x के जगह पर 1 का वैल्यू पुट करेंगे, जिससे हमारा y का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हमारा यहाँ पर 3 गुने में 1 लिख सकते हैं और माइनस में 2y और प्लस में 1 इजकल टू में 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लीजिए 3 माइनस में 2y और प्लस में 1 इजकल टू में 0 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि अचर राशि दिया गया, अचर राशि को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, जो कि प्लस में ही है दोनों, तो इसको ऐड कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में 2y और बराबर में 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमारा 4 माइनस में 2y इजकल टू में 0 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ पर रहने देंगे और यहाँ पर माइनस में 2y इधर है बराबर की इस साइड में, जो कि LHS में माइनस में 2y है, तो बराबर की इस साइड जो कि RHS होगा, तो RHS साइड में हम अगर माइनस में 2y को ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 2y। तो अब देख लीजिए, जब हमारा प्लस में 2y हो जाएगा तो यहाँ से y बराबर में क्या वैल्यू हो जाएंगे, हमारे 2 हो जाएंगे। कैसे हुआ, जैसे देखिए हमारा यहाँ पे 4 बराबर में 2y दिया गया, यहाँ पर 4 बराबर में 2y दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 4 बराबर में 2y का मतलब क्या हुआ, हम y का वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो 4 तो हमारा ऊपर में जाएगा अंश के रूप में, और जो y के साथ जो लगा हुआ है, चर राशि के साथ जो संख्या है, वो हमारे हर के रूप में चले जाते हैं, बटे में चले जाता है। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब क्या, y का वैल्यू हमारा 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दी कि y का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। तो वहाँ पर जो बोला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए फर्स्ट नंबर में, तो y बराबर में क्या होगा, तो y बराबर में हमारा 2 होगा। तो मैं आपको ये रफ के लिए बताई थी, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से एक का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ फर्स्ट का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो ये तो बहुपद ही है हमारा, 3x माइनस में 2y और प्लस में 1 इजकल टू में 0, ये तो हमारा बहुपद दिया गया है। और इसमें हमारा क्या दिया गया है कि जब दिया गया है y इजकल टू में हमारा दिया गया 5। तो जब y बराबर में 5 दिया गया है तो बोल रहा है x बराबर में क्या होगा। तो देखिए, यदि y बराबर में 5 दिया गया है तो बहुत ही सिंपल है, 3x माइनस में 2 गुने में y के जगह पर क्या करेंगे, 5 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में 1 इजकल टू में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए, 3x माइनस में 5 दूनी 10 प्लस में 1 इजकल टू में हमारा 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए 3x और माइनस प्लस से माइनस घटाना पड़ेगा, तो 10 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा। किसमें लिखेंगे, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे, इजकल टू में 0 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए 3x को इधर लेंगे और माइनस में 9 इधर है, तो इसको बराबर की इस साइड ले आएंगे आधे साइड में, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 9। तो यहाँ पर x इजकल टू में हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया, x का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो हमको क्या कह रहा था, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो x बराबर में हमारा 3 आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए निम्नांकित में से सही गलत का कथन को चुनना है। यहाँ पर जो दिए गए 4 क्वेश्चन, इस 4 में से हमको ये देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। चलिए 2 का फर्स्ट नंबर देखते हैं। 2 का फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए। तो यहाँ पर समीकरण 5x माइनस में 2y बराबर में 7 का एक हल x बराबर में 3 और y बराबर में 4 है या नहीं है, हमको इसको जांच करना है। तो सबसे पहले जब तक हम इसको जांच नहीं करेंगे या इसको देखेंगे नहीं कि इसका हल है या नहीं, तो तब तक हम लोग बता नहीं सकते कि कथन जो है वो सही है या गलत है। तो देख लीजिए, हमारा यहाँ पे जो समीकरण है 5x माइनस में 2y इजकल टू में 7। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है x बराबर में 3 और y बराबर में 4, अब इस दोनों में से हम क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू लेंगे। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि x बराबर में 3, तो हम जो यहाँ पर देखिए x बराबर में 3 और y बराबर में 4 दो वैल्यू दिया गया, लेकिन हमको क्या करना है, इस दोनों में से किसी एक का वैल्यू रखकर इस समीकरण में रखकर, और हम क्या करेंगे, y का वैल्यू देखेंगे, या फिर y का वैल्यू रख रहे हैं तो x का वैल्यू देखेंगे। यदि आ जा रहा है तो समीकरण सही है, गलत नहीं आ रहा है तो गलत है। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए कि हमें x बराबर 3 और y बराबर 4 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या किए कि x बराबर 3 लिए हैं। तो अब देख लीजिए हम यहाँ पर करेंगे तो 5 गुने में 3 माइनस में 2y
और बराबर में 7 हो गया। अब यहाँ से 15 माइनस में 2y इजकल टू में 7 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए ये 15 है और इधर माइनस में 7 को इधर ले आएंगे, इधर हो जाएगा हमारा प्लस में 2y। अब देख लीजिए जब इधर में हमारा 2y हो गया और यहाँ पे 15 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ पर इम्प्लाइज दे दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर इम्प्लाइज दे दीजिए। अब इम्प्लाइज देने के बाद यहाँ पर देख लीजिए 15 में 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 8 7 15 हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे 8 और बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 2y। अब देख लीजिए यहाँ से हम निकालेंगे वही y बराबर में, तो y बराबर निकालने के बाद 2 चौकी 8 हो जाएगा, तो हमारे y का वैल्यू 4 आ जाता है। लेकिन देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या y बराबर 4 दिया गया, तो जरूर दिया गया है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि एक हल x बराबर 3 और y बराबर 4। मतलब क्या कह रहा है, यदि हम x बराबर 3 रखते हैं तो y का वैल्यू 4 आता है, तो हमने हमारे यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह कथन हमारा सही है। इसका यहाँ पर लिख दीजिए कि यह कथन हमारा सही है। तो इस हमारा कंप्लीट हो गया 2 का फर्स्ट नंबर। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक समीकरण युग्म ax प्लस में by प्लस में c इजकल टू में 0 और dx प्लस में ey प्लस में f इजकल टू में 0 का एक हल होता है। तो यहाँ पर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देख लीजिए हमारा ये जो दिया गया है समीकरण युग्म दिया गया, क्या दिया गया, हमारा समीकरण युग्म दिया गया। और जब आपको पता है कि अगर समीकरण युग्म दिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया है, तो उसका तो ना तो एक हल होता है, उसका एक हल भी होता है, उसका कोई भी हल नहीं होता, उसका अनगिनत हल भी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक हल ही होता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसीलिए इसका कथन क्या हो जाएगा हमारा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत लिख दीजिए या फिर नहीं लिखिए, दोनों बात एक ही होता है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गलत, ठीक है ना, यह कथन हमारा क्या है, गलत है। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y बराबर में c1 और a2x प्लस b2y बराबर में c2 का केवल एक हल होता है। तो हाँ जरूर होता है, क्योंकि अविरोधी हो या यहाँ पर संगत हो या फिर अद्वितीय हो, इसका मतलब ही एक ही होता है ना। तो यहाँ पर अविरोधी मतलब क्या, एक हल होता है। तो जब हमारा समीकरण युग्म दिया गया है a1x b1y c1 फिर a2x फिर प्लस b2y फिर उसके बाद c2 दिया गया है, तो जब समीकरण युग्म दिया गया और बोला अविरोधी है, जिसका हल क्या हो जाएगा, हमारा एक ही हल होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कथन हमारा यह कथन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x प्लस py इजकल टू माइनस में 8 2x प्लस 2 इजकल टू माइनस में 2 का अद्वितीय हल होगा। तो जरूर होगा, यहाँ पर हो जाएगा सही, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। आगे मैं आपको बताती हूँ 3 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए कि समीकरण योग में 3x प्लस में ay बराबर में 1 और bx माइनस में 2y इजकल टू में 3 का हल x बराबर में 1 और y बराबर में 2 है। तो a और b का मान निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देख लीजिए हमारा 3x प्लस में हमारा यहाँ पर दिया गया है a1 इजकल टू में 1, ठीक है ना, और उसके बाद दिया गया हमारा bx माइनस में 2y और इजकल टू में दिया गया 3, ठीक है ना। अब देखिए हमारा यहाँ पे समीकरण दिया गया, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट और इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण सबसे पहले फर्स्ट लेंगे, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है फ्रेंड्स x बराबर में 1 और y बराबर में 2, उसका वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। देख लीजिए हमें यदि x बराबर में 2 यहाँ पर सॉरी x बराबर में हमारा 1 दिया गया, x बराबर में 1 और y बराबर में यदि हमारा 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट दिया गया है, यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट है हमारा 3x, क्या दिया गया हमारा 3x प्लस में ay और बराबर में 1 दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो x का वैल्यू दिया गया और y का वैल्यू दिया गया, इस दोनों का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और a का वैल्यू निकल जाएगा। क्या देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए x का वैल्यू हमारा 1 दिया गया है एवं a गुने y का वैल्यू हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इजकल टू हमारा क्या होगा, a हो गया। यहाँ पर 3 प्लस में यहाँ पर 2a इजकल टू में हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ से देख लीजिए कि 3 हो गया, यहाँ पर ऐसे कर लीजिए या फिर यहाँ पर 2a को यहाँ पर 2 लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 1 हो जाएगा और a के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं a के बाद माइनस में 3। क्यों यहाँ पर माइनस में 3 लिखे, देख लीजिए यहाँ पर हमने इसीलिए माइनस में 3 लिखी क्योंकि देखिए इधर हमारा 2a है और इसके बाद सॉरी यहाँ पर 3 इधर क्या है, प्लस में है। और जब हम 3 प्लस में है और इसको हम यदि बराबर की इस साइड मतलब कि आगे साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस पहले से है और इसको इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे 2x इजकल टू में इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में से घटाएंगे तो 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस में 2। इसीलिए अब a बराबर में क्या हो जाएंगे, माइनस में 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, a बराबर में माइनस में a हो जाएंगे। तो ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब देख लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण सेकंड से।
यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड से हम क्या दिया गया, हमारा समीकरण सेकंड दिया गया है बी एक्स माइनस में 2y में बराबर में हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया है। अब जब बी एक्स माइनस में 2y इक्वल टू में 3 दिया गया है और इसमें भी हमें x बराबर में 1 और y बराबर में 2 का वैल्यू रखकर हमको b का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसमें हम b का वैल्यू निकालेंगे ना, निकालेंगे, जरूर निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम x बराबर में 1 एवं y बराबर में 2 का वैल्यू रखेंगे। तो देख लीजिए हमें यदि x बराबर 1 रखेंगे तो b गुने में 1 और माइनस में 2 गुने में 2 बराबर में हमारा हो जाएगा 3। अब देख लीजिए b माइनस में 2 दूनी 4 इक्वल टू में 3। अब यहाँ से b और यहाँ पे b बराबर में कर देते हैं 3 और प्लस में 4, ठीक है ना। अब यहाँ से b इक्वल टू में 7 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि a और b का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा a का वैल्यू माइनस में 1 और b का वैल्यू में 7 निकल गया। तो यही इसका हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि समीकरण x प्लस में y के कितने हल होंगे। तो देख लीजिए समीकरण x प्लस में y के कितने हल होंगे, तो यहाँ पर अनगिनत हल होंगे। क्योंकि देख लीजिए ये हमारा यहाँ पर ओनली फॉर यहाँ पर हमारे 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए गए, ना कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म नहीं दिया गया है, यहाँ पर केवल 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं दिया गया है। देखिए यदि आप हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो देखे होंगे इस चैप्टर का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका हमारा अनगिनत हल होगा। क्या होगा हमारा इसका अनगिनत हल होंगे, ठीक है ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देख लीजिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है तो उसे क्या कहते हैं। देख लीजिए उसे हम लोग अविरोधी समीकरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम लोग अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अविरोधी समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण। क्या कहते हैं हम लोग उसको, विरोधी समीकरण कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए कि उसे हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। एक को कहते हैं अविरोधी और सेकंड हो गया हमारा विरोधी समीकरण, ठीक है ना। तो इस तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको बताती हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद उसको सॉल्व कीजिए। देखिए 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए कि युगपत समीकरण हमारा जो दिया गया है 2x प्लस में 3y बराबर में 8, हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं। 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 8 दिया गया और उसके बाद हमारा दिया गया 4x प्लस में 6y इक्वल टू में 7 दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा दिया गया, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसका कितना हल होगा, मतलब इसमें बोल रहा है यहाँ पर कि 2x प्लस में 3y बराबर में 8 और 4x प्लस में 6y बराबर में 7, ये कितने हल होंगे। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे देख लीजिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो पढ़े होंगे, हमारे आपको बताई थी पार्ट फर्स्ट वीडियो में कि a1 बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे, एवं b1 बराबर में, यहाँ पर आप पॉइंट मत समझिएगा, यहाँ पर कोमा है, और b1 बराबर में हमारा कितना दिया गया 3 दिया गया है, एवं c1 बराबर में हमारा 8 दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए a2 बराबर में हमारा 4 दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए हमारा b2 बराबर में हमारा 6 दिया गया है, एवं c2 बराबर में हमारा कितना दिया गया 7 दिया गया। जहां पर समझ लीजिए कि a1 बराबर में 2 है, b1 बराबर में 3 है और c1 बराबर में 8 है, a2 बराबर में 4 है, फिर b2 बराबर में 6 है और c2 बराबर में 7 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे देखना पड़ेगा। जो मैं आपको पार्ट फर्स्ट वीडियो में जो कि इस तरीके की बताई थी, इस तरीके पैराग्राफ बनाकर जो मैं आपको बताई थी कि ये पैराग्राफ में आपको समझ लेना है, उसके बाद आपको प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल मिलेगी। तो देख लीजिए वही जो मैं आपको चार्ट बताई थी, देखिए वही चार्ट का यहाँ पर कितना यूजफुल होगा। क्योंकि देख लीजिए मैं आपको बताई थी कि अगर हमारा समीकरण, अगर जो बहुपद दिया गया है यदि हमारा a1 बटा में a2 नो इक्वल टू, यदि हम दिया गया b1 बटा में b2 का, अगर इस प्रकार का हो जाए, मतलब क्या, अगर a1 का जो वैल्यू है वो a2 का वैल्यू है, अगर इस दोनों का अनुपात अगर b1 बटा में b2 के अनुपात के बराबर नहीं रहेगा तो उसका केवल और केवल एक हल होते हैं। तो देख लीजिए यदि इसमें अगर ये रूल फॉलो करता है तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा एक हल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि देखिए हमारा a1 बटा में जो a2 का वैल्यू आएगी, हमारा a1 का वैल्यू 2 है
और 2/4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितनी हो जाएंगे हमारे 1/2 हो जाएंगे, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे हमारे 1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, हम यहाँ पर कोमा लगा दिए और B1/B2 को देखते हैं। तो जब हम B1/B2 को देखेंगे तो B1 का वैल्यू कितना दिया गया है, देख लीजिए B1 का वैल्यू हमारा 3 दिया गया है एवं B2 का वैल्यू 6 दिया गया है। तो इसको भी जब आप कट करेंगे यहाँ पे इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हमारा B1, यहाँ पे इसको कट करेंगे, 3 दूनी 6 आ गया तो 1/2 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए यदि हम C1/C2 की बात करते हैं तो C1 का वैल्यू कितना दिया गया है, 8 दिया गया है और 8/7। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि A1 में जो A2 का वैल्यू आया है 1/2। आपको यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है, ये जो वैल्यू है हमारा A1/में A2 का वैल्यू है और यहाँ पर क्या हमारा 1/2 है, ये भी हमारा 1/2 है, ठीक है ना। ये भी हमारा 1/2 है, जो कि यहाँ पर A1 में A2 का वैल्यू 1/2 है और यहाँ पर B1/B2 का वैल्यू 1/2 है, लेकिन यहाँ पर C1/C2 का वैल्यू 8/7 है। तो यहाँ पर क्या रूल फॉलो कर रहा है, मैं आपको तो बताई थी ना। यदि देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर रूल फॉलो कर रहा है कि A1 में A2 बराबर तो है, यहाँ पर A1 में A2 बराबर तो है B1/B2 का, लेकिन जो हमारा C1 में C2 है वो बराबर इसका नहीं है। अब आप ही बताइए कि जब इस प्रकार का हो जाएगा हमारा सिचुएशन, अगर इस प्रकार का हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होंगे, बताइए आप। कि यदि यहाँ पर हमारा A1 में A2 बराबर नहीं होगा B1 में B2 के, और यहाँ पर C1 अगर यहाँ पर बराबर होगा और यहाँ पर C1 में C2 के बराबर नहीं होगा, तो इसका क्या होता है, इसका कोई हल होता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए ना कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे आप, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, लिख दीजिए। बस यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, हमारा यहाँ पर 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और 6 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि युगपत समीकरण हमारा x+2y - 8 = 0, और उसके बाद दिया गया है 2x + 4y 2x + 4y = दिया गया हमारा 16, कि इसमें बोला है कि इसका कितने हल होंगे। तो बहुत ही सिंपल है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि A1 का वैल्यू जो दिया गया हमारा 1 एवं B1 का जो वैल्यू दिया गया है 2 और C1 का जो वैल्यू दिया गया हमारा -8, और यहाँ पर देख लीजिए A2 का वैल्यू दिया गया हमारा 2। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर B2 का वैल्यू दिया गया है 4 एवं C2 का वैल्यू दिया गया हमारा 16। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर A2 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 4 और C2 का वैल्यू हमारे यहाँ पे 16 दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको देखना है ये बातें कि यहाँ पर जो A1 का वैल्यू है बट्टा में A2 का वैल्यू, अब यहाँ पर हम यदि करते हैं तो देख लीजिए क्या होगा। यदि हम यहाँ पर A1 बट्टा में A2 का वैल्यू करते हैं तो 1/2 आता है। उसके बाद यदि हम B1 बट्टा में B2 का करते हैं तो B1 का वैल्यू 2 है और B2 का वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या आएगा हमारा 1/2 आएंगे। और यदि हम C1 में C2 की करते हैं तो C1 का वैल्यू -8 और इसको करते हैं तो 16 आ जाता है। तो माइनस मतलब क्या आएंगे, 1/2 आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि A1 में A2 यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर है -1/2। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा x + में 2 - 8 बराबर में यहाँ पर हमारा कितना आया है, 0 आया है। तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यदि देखिए यदि मैं आपको थोड़ा सा नीचे बताती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर तो हम इसको लिख सकते हैं, ये जो समीकरण दिया गया x + में 2 - 8 = 0 जो यहाँ पर ये दिया गया है, इस समीकरण को, तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है ये समीकरण ऊपर वाला, ये समीकरण को आप तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यहाँ पर इस तरीके से आप इस समीकरण को लिख सकते हैं कि x + में 2y = 8। तो आप तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इस समीकरण को, क्योंकि देख लीजिए हमारा जो समीकरण सेकंड नंबर है ना, समीकरण सेकंड, देख लीजिए हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये समीकरण हमारा सेकंड है। तो जो समीकरण फर्स्ट आया है हमारा, ये समीकरण फर्स्ट जो आया है, इस समीकरण फर्स्ट में हमारा कितना दिया गया, इसको तो इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखना ही पड़ेगा इसको। क्यों, क्योंकि देख लीजिए हमारा समीकरण सेकंड वैसे ही, अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो बुक से, तो बुक में ही दिया गया इस तरीके क्वेश्चन। अगर हमें उसका फर्स्ट को समीकरण फर्स्ट देखते हैं तो उसमें हमारा इस तरीके का दिया हुआ -8 बराबर की LHS साइड में दिया गया, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, C1 बराबर में +8 आ जाएंगे, तो यहाँ से भी +8, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो अब देख सकते हैं आप कि जब दोनों बराबर हमारा हो गया तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पर A1 बटा में A2 बराबर ही हो गया B1 बटा में B2 का, और ये भी बराबर हो गया C1 बटा में C2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो A1 का वैल्यू दिया गया हमारा वो B1 बटा B2 के बराबर है, C1 बटा C2, मतलब कि ये तीनों बराबर ही हो गया। तो जब तीनों बराबर ही हो जाता है तो आपको पता है कि जब तीनों बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि इसका अनगिनत हल होते हैं। आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं। इतना करने के बाद आपको ही निकालना पड़ेगा अनगिनत हल होंगे कि या फिर एक हल है या फिर कोई हल नहीं है, इतना निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया गया हमारा कि ये समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर में हमारा दिया गया 7, और यहाँ पर देख लीजिए हम समीकरण लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि 2x प्लस में 3y इजकल टू में 7 और 6x प्लस में 5y इजकल टू में 11 दिया गया है। अब इसका बोला कितना हल होगा ये निकालने के लिए, तो बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, हम यहाँ पर इसको भी लिख दीजिए A1 बराबर में 2, B1 बराबर में 3 एवं C1 बराबर में क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है ना। एवं देखिए A2 बराबर में लिखेंगे 6, B2 बराबर में लिखेंगे 5 और यहाँ पर हम लिखेंगे C2 बराबर में लिखेंगे 11, ठीक है ना। अब देख लीजिए जब इस तरीके कर दिए तो आप बटा अनुपात कर लीजिए ना, बहुत सिंपल है ना। यहाँ पर कर लीजिए A1 बटा में A2 इसकल टू में 2 बटा में 6। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बटा में 3 आएंगे ना, 2 3 6। और उसके बाद देख लीजिए B1 बटा में B2 से यदि हम कर रहे हैं तो 3 बटा में 5 आ रहा है। तो यहीं से तो हमें पता चल गया, C1 बटा में इधर निकाल ही लेते हैं ना, 7 बटे में 11। तो यहीं से तो हमें पता चल गया कि A1 बटा में A2 जो है ना वो बराबर है ही नहीं B1 बटा में B2 का। तो जब हमारा यहीं से पता चल गया कि A1 बटा में A2 का जो वैल्यू दिया गया 1 बटा में 3 और B1 बटा में B2 का वैल्यू 3 बटा में 5 दिया गया है। अब आप बताइए कि क्या 1 बटा 3 और यहाँ पर 3 बटा 5 क्या दोनों बराबर है? तो नहीं बराबर है ना। तो जब बराबर ही नहीं है तो एक और केवल एक ही ना हल होंगे। तो इसका लिख दीजिए कि एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे, ठीक है ना। एक और केवल एक हल है, ठीक है ना। तो इसका कितने हल होंगे? एक और केवल एक हल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर होंगे लिख दीजिए, एक और केवल एक हल होंगे, क्योंकि अभी तो हम निकाले नहीं ना है, यहाँ पर हमें पता चला कि कितने हल होंगे, तो इसीलिए आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको एक हल होंगे। तो इस तरीके से 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि हमारे युग्म मतलब समीकरण युग्म है हमारा कि A1x प्लस में B1y इस प्लस में C1 बराबर में 0 एवं A2x प्लस B2y प्लस में C2 बराबर में 0 के लिए A1 बटा में A2 बराबर में नो इक्वल टू है B1 बटा B2। तो इन समीकरण के कितने हल होंगे? बहुत ही सिंपल है। इस समीकरण को तो केवल और केवल एक ही हल होंगे ना, केवल और केवल एक ही हल होंगे। तो एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। तो इस तरीके से हमने 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि बताना है कि युगपत समीकरण अविरोधी है या विरोधी है या फिर आश्रित है। चलिए 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में 5x माइनस में 3y माइनस में 11 इजकल टू में 0 है। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x माइनस में 3y और इजकल टू में 11 लिख सकते हैं। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। और इसको समीकरण फर्स्ट मानने के बाद जो सेकंड में दिया गया हमारा समीकरण युग्म है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 10x। क्योंकि देख लीजिए हमारे पहला समीकरण में x दिया गया पहले और इसमें हमारा y लिखा गया, इसको सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा ना। इसलिए हमने लिख दी माइनस में 10x और यहाँ उसके बाद लिखूंगी प्लस में 6y और इजकल टू में लिखूंगी माइनस में 22। तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकंड। अब देख लीजिए हमारा यहाँ जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड है दोनों एक जैसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि देख लीजिए हमारा जो C1 के यहाँ पर जो C1 के रूप में है 11 है और यहाँ पे C2 के बराबर में क्या है, हमारा C2 के रूप में माइनस में 22 है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, A1 बराबर में लिखते हैं 5 एवं B1 बराबर में लिखते हैं माइनस में 3 एवं C1 बराबर में लिखते हैं 11, ठीक है ना। समझ में आपको आ रहा है ना? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। A2 का वैल्यू माइनस में 10 है एवं B2 का वैल्यू हमारा 6 है एवं C2 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया, माइनस में 22 दिया गया, ठीक है ना। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1 बट्टा में A2 बराबर है क्या 5 बटा माइनस में 10, तो जरूर है ना, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या आएंगे 1 बटा में 2, मतलब क्या माइनस में 1 बटा में 2, ठीक है ना।
चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ b1/b2 तो क्या इसके बराबर है। तो b1 का वैल्यू हमारा -3 है और 6 तो इसका भी क्या आ गया -1/2 आ गया। चलिए और उसके बाद c1/c2 को भी देख लेते हैं। तो जब c1 का वैल्यू हमारा कितना दिया गया देख लीजिए, क्वेश्चन बताई हूँ मैं आपको 11 और यहाँ पे -22, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिल रहा है कि -1/2 है। देख लीजिए हमारा यहाँ पर a1/a2 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 का, ये भी बराबर है c1/c2 को। अब आप बताइए, अब हमको बताने से पहले अब आप बताइए कि यहाँ पर तीनों बराबर मिल रहा है। यहाँ पर हमारा a1/a2 बराबर मिल रहा है, b1/b2 के बराबर मिल रहा है एवं c1/c2 के बराबर मिल रहा है। तो अब मैं आपको बताई थी ना पार्ट फर्स्ट वीडियो में, तो जब हमारा तीनों बराबर हो जाएगा तो ये हमारा आश्रित हो जाती है। क्या हो जाते हैं हमारे, ये आश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हमारे, आश्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसका समीकरण निकाय आश्रित हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बताती हूँ, देख लीजिए। 8 का सेकंड बताने के लिए थोड़े से ऊपर करने के बाद मैं आपको बता सकती हूँ ना। चलिए 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया हमारा कि 2r माइनस में 3s, यहाँ पर s को समझिएगा, इसको s लिख देते हैं s। तो 3s इजकल टू में 8, उसके बाद दिया गया 4r माइनस में 6s इजकल टू में 9 दिया गया। इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको समीकरण सेकंड मानते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे देख लीजिए, हमारा जो इसको लिखेंगे देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पर a1 के रूप में लिख सकते हैं 2 एवं b1 के रूप में लिख सकते हैं 3 एवं c1 के रूप में लिख सकते हैं ना 8 एवं उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखेंगे -3 क्योंकि ये माइनस में है ना, इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा। उसके बाद a2 के रूप में 4 दिया गया है एवं b2 के रूप में हमारा -6 है एवं c2 के रूप में हमारा 9 दिया गया, ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि a1/में a2 है हमारा 2/4 क्या बराबर है हमारा 1/2 हो गया, इसको लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद देखते हैं b1/b2। अब देख लीजिए हमारा b1 के रूप में -3 है और ये -6 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/2 आ जाएंगे। चलिए c1/c2 देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा 8/9 आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमारा a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, a1/a2 बराबर तो है b1/b2 का, लेकिन इसमें क्या है कि c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये तो बराबर मिल रहा है लेकिन ये तो बराबर नहीं ना मिल रहा है, इसीलिए हमारा इस तरीके का हो गया। अब जब इस तरीके का हो गया इसका मतलब क्या हुआ, जब यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इसका जो समीकरण निकाय है वो हमारा विरोधी हो गया। क्या हो गया, हमारा विरोधी हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 8 का फर्स्ट एवं सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ। अब चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ 6 का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए कि 3/2l और प्लस में 5/3 m यहाँ पर दिया गया, इसका टू में 7 दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद देख लीजिए अब ये जो दिया गया इसको क्या कर लेते हैं, समीकरण जो इसके रूप में लिख लेते हैं। किसके रूप में, बहुत सरल के रूप में लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा कितनी हो जाएंगे, इसको लघुत्तम लेते हैं हम लोग, यदि 3 दूनी 6 2 3 3 तिया 9 l और प्लस में 3 दूनी 5 दूनी 10 m और इसकल टू हमारा 7 आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ से आएंगे 9l प्लस में 10 m और इसकल टू में 7×42, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएंगे 7×42, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। एवं समीकरण सेकंड में देख लीजिए, समीकरण सेकंड में हमारा कितना दिया गया है, समीकरण सेकंड इसमें दिया गया है 9l और माइनस में 10m और इसकल टू में 14 आ गया। अब देख लीजिए ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब जब मैं आपको जिस तरीके से जो 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बताई थी, यहाँ पर देख लीजिए 8 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो मैं आपको बताई थी, यहाँ पर 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताई हूँ। इस 8 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर a1 में यहाँ पर लिखूँ a1, फिर यहाँ b1 यहाँ पर c1, फिर a2 b2 c2 लिखूँ, इसी तरीके से आपको क्या कर लेना है कि 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन से हमने यहाँ पर क्या कर ली, समीकरण तो हमने यहाँ पर बना ली। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो समीकरण फर्स्ट में a1 9 है, b1 10 है और c1 हमारा कितना है यहाँ पर c1 कितना है 42 दिए गए और a2 हमारा 9, b1 यहाँ पर b2 बराबर में माइनस में 10 और c2 बराबर माइनस में 14 दिया गया। अब देख लीजिए इसको करने के बाद आपको देखना है ये कि जो यहाँ पर जो तीनों बराबर मिल रहा है कि तीनों बराबर नहीं मिल रहा है, कि देख लीजिए जब आप देखेंगे ना तो आप यहाँ पर पाएंगे ये कि a1 में जो a2 है वो बराबर नहीं रहेंगे हमारा b1 में b2 के, ठीक है ना। जब आप ऐसा करेंगे तो a1 में a2 बराबर नहीं रहेगा b1 b2 के। इसका मतलब क्या हुआ कि इस समीकरण जो निकाय होगा ये हमारा अविरोधी होंगे। क्या हो जाएंगे, हमारा अविरोधी हो जाएंगे,
ठीक है ना। अविरोधी मतलब क्या होगा, हमारा A1 बटा में A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे हमारा कि इसका समीकरण निकाय हमारा क्या हो जाएंगे, अविरोधी हो जाएंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर समझ लीजिए, जो यहाँ पर देख लीजिए, इसका समीकरण निकाय हमारा क्या हो गया, अविरोधी हो गया। तो इस तरीके से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको बताती हूँ 9 नंबर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताऊंगी 9 नंबर क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और 9 नंबर क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि x प्लस में 2y बराबर में 8 और 4y माइनस में 3x बराबर में 11 के हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x बराबर में 6 और y बराबर में 1 आया है, तो क्या उसका उत्तर सही था या अगर सही था तो सकारण लिखने के लिए, ठीक है ना। देख लीजिए अगर सही होगा तब सकारण लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम यहाँ पर समीकरण दिया गया है x प्लस में 2y इजकल टू में 8 दिया गया, ठीक है ना। और ये हमारा समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद समीकरण सेकंड में हमारा दिया गया 4y माइनस में 3x इजकल टू में 11 दिया गया। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं, समीकरण सेकंड मानते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिए हैं तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के लिए x बराबर में 6 और y बराबर में हम क्या करेंगे 1 का वैल्यू पुट करेंगे समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट दिया गया x प्लस में 2y इजकल टू में 8 दिया गया, तो यहाँ पर x का वैल्यू देंगे यहाँ पर हम 6 और प्लस में 2 और y का वैल्यू 1 इजकल टू में 8 और यहाँ पे 6 प्लस में 2 इजकल टू में हमारा क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारा जो यहाँ पर दिया गया है कि y का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 1, तो इससे हमारा क्या आएगा, इसी हमारा एक है यहाँ पर 6 2 8 इजकल टू में 8। लेकिन फ्रेंड्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 8 बराबर में 8 आ गया है हमारा। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारे यहाँ पर x बराबर में 6 आ गया। अब x बराबर में 6 रखकर हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, तो x प्लस में हमारा यहाँ पे 2y इजकल टू में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर x की जगह पर 6 रखेंगे तो इजकल टू में 2y बराबर में 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 2y इजकल टू में 8 माइनस में 6 हो जाएगा। अब देखिए 8 माइनस में 6 होने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 2y इजकल टू में 8 में 6 जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इजकल टू में y बराबर में क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। अब देख लीजिए समीकरण फर्स्ट के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन समीकरण सेकंड में भी देखना पड़ेगा ना। तो समीकरण यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड के लिए। तो समीकरण फर्स्ट के लिए तो काम तो कर गया ना, क्योंकि हमें x बराबर 6 रखे तो y का वैल्यू तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस विद्यार्थी का समीकरण फर्स्ट के लिए तो मान सही था, लेकिन समीकरण सेकंड के लिए आप चेक करते हैं। तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिया गया है 4y माइनस में 3x इजकल टू में 11। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x बराबर में 6 और y बराबर में 1, किसी का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए ना। तो किसी एक का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस बार y का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। इस बार y का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से 4 गुने में 1 माइनस में 3x इजकल टू में 11। तो यहाँ से 4 माइनस में याद आ जाएंगे माइनस में 3x इजकल टू में 11। तो यहाँ से देख लीजिए कि इसको लिख सकते हैं 4 माइनस में 11 इजकल टू में 3x, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 3x। अब देखिए 11 में 4 को घटाइए तो यहाँ से कितने आ जाएंगे, देखिए 4 और यहाँ पे 4 को घटाएंगे तो 4 9 4 11, यहाँ पर कितने हो जाएंगे देख लीजिए। इसके बाद उसके तो हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7। तो यहाँ पर 7 इजकल टू में 3x आ जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 7 इजकल टू में 3x हमारा आ गया, तो यहाँ से x इजकल टू में 7 बटा में क्या आ जाएंगे हमारे 3 आ जाएंगे। तो जब 7 बटा में 3 आ गया, लेकिन हमारा केस क्या था कि समीकरण जो यहाँ पर समीकरण जो युग्म दिया गया है, हमारा जो समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण जो सेकंड दिया गया है, इस दोनों के लिए तो क्या काम कर रहा है ना, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के लिए ये ना काम कर रहा है कि यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना आया था 7/3 आया, और लेकिन इसका वैल्यू हमारा 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस विद्यार्थी का जो हल आया वो गलत था ना। इसीलिए इसका क्या लिखेंगे कि यहाँ पर लिख दे, थोड़ा सा ऊपर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ इसका हल क्या हो जाएंगे। इसका आंसर कि नहीं होगा, लिखेंगे नहीं, उस विद्यार्थी का आंसर गलत था, क्योंकि वो क्या किए थे कि समीकरण जो फर्स्ट और समीकरण सेकंड था, तो समीकरण फर्स्ट के लिए तो सही था, लेकिन समीकरण सेकंड के लिए उसका जो वैल्यू था वो गलत था ना। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलिए मैं अब आपको 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बताती हूँ। देख लीजिए 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर है, x प्लस में y इजकल टू में 3 और 2x माइनस में 3y इजकल टू में 1, ठीक है ना। ये समीकरण है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो यहाँ विद्यार्थी ने क्या किया, इसका हल निकाला है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो क्या इसका उत्तर सही था या सकारण लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन तो आप खुद से भी बना लेंगे। चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। तो समीकरण फर्स्ट के लिए
तो समीकरण फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट दिया गया x प्लस में y इज इक्वल टू में 3 दिया गया। यदि हम मान लीजिए यदि हम x बराबर में 2 रखते हैं, x बराबर में 2 तो 2 प्लस में y इज इक्वल टू में 3, तो यहाँ से y क्या आ जाएंगे 3 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे y का वैल्यू 1 हो जाएंगे। अब देख लीजिए हमारे यहाँ पे y का वैल्यू 1 हो गया। अब हम यहाँ पर समीकरण सेकंड के लिए देखते हैं। यहाँ पर समीकरण सेकंड के लिए देखेंगे तो क्या होगा, हमारा समीकरण सेकंड दिया गया 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 1 दिया गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 गुने में यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू पहले लिख देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू रख देते थे। यहाँ हम क्या करते हैं कि y बराबर रख लेते हैं, y बराबर में हम क्या करते हैं 1 रख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइनस में 3 बराबर में 1 रखेंगे, तो यहाँ से 2 बराबर में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू में क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में जो लिए थे हम x बराबर में 2 लिए थे, तो y का वैल्यू तो 1 आ गया। इसका मतलब पहला तो समीकरण के लिए सही था, और समीकरण सेकंड के लिए भी देखते हैं, तो यदि हम y बराबर 1 रखे तो x का वैल्यू 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस विद्यार्थी का तो आंसर सही था, उस विद्यार्थी का आंसर सही था। तो इस तरीके से 9 का फर्स्ट में 9 का सेकंड नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता दी। चलिए आगे मैं आपको बताती, चलिए यहीं पे बता देती हूँ 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो चरों में समीकरण 3x माइनस में 2y बराबर में 9 को संतुष्ट करने वाले मान युग्मों के भुज या कोटि सारणी में दिए गए हैं। रिक्त भुज या कोटि को भरकर सारणी को पूरा करने के लिए चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो सही ये दिया गया है सारणी को पहले बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सारणी को हम बनाएंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, थोड़ी स्टेडी मेडी हो गया है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं x एवं लिख देते हैं यहाँ पर y, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा ना, 3 यहाँ पर खींचना पड़ेगा, 3 रेखा, ठीक है ना। तो देख लीजिए हमें यहाँ पर 3 रेखा खींच लिया, आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पे डॉट डॉट देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर माइनस में 1 लिखा गया है, फिर यहाँ पे डॉट डॉट दिया गया, फिर यहाँ पर 3 लिखा गया, फिर यहाँ पे डॉट डॉट लिखा गया, फिर यहाँ पर डॉट डॉट दिया गया और यहाँ पर 0 दिया गया। तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण दिया गया 3x माइनस में 2y इज इक्वल टू में 9, ये y है, ठीक है ना। तो y बराबर में 9 दिया गया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर में हम यहाँ पर डालेंगे 3, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर हम 3 डालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 गुने में 3 माइनस में 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 2y इज इक्वल टू में 9। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में 9 इज इक्वल टू में 2y, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे देख लीजिए, अब हम यहाँ पर करेंगे 9 में से 9 0 बराबर में 2 आ जाएगा। अब देख लीजिए हम यहाँ पर 0 बराबर में 2 आया हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देख लीजिए 0, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे y बराबर में हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर में हमारा यहाँ पर 0 आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये तो आपको समझ में आ गया, अब इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसको रिमूव करने के बाद मैं आपको फिर से यहाँ पर बताती हूँ। तो ये तो हो गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, यदि हम x बराबर में माइनस में 1, तो देख लीजिए हमने पहले वाले को मिटा दी, उसके बाद सेकंड वाले को यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो 3 गुने में माइनस में 1, माइनस में यहाँ सॉरी माइनस है, माइनस में 2y इज इक्वल टू में 9 हो गया है, माइनस में 3 माइनस में 2y इज इक्वल टू में 9 आ गया। फिर यहाँ पर देखते हैं, तो माइनस में यहाँ पर क्या कर रहे थे, माइनस में 2y और इधर 9 और 3 को ले जाते हैं, 9 3 12 हो जाएगा। तो माइनस में 2y इज इक्वल टू में 12 हो जाएंगे। तो y बराबर में क्या आएंगे हमारा, सॉरी गामा लिख देते हैं इसको, y लिखेंगे, ठीक है ना। तो y इक्वल टू में 2 6 12, तो माइनस में 6 आ जाएगा। तो जब माइनस में 6 आएगा उसको लिखेंगे माइनस में 6। अब हम यहाँ पर तो आ गया, इसको भी भर दिए। अब एक और बचा हुआ है, तो इसको भी क्या करें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए इसको अब रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर रिमूव करने के बाद चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि अब लिखते हैं हमारा यहाँ तक हो गया। अब x का y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो अब y बराबर में 3, तो देख लीजिए तो 3x माइनस में 2 3 6 इक्वल टू में 9, तो 3x इक्वल माइनस में 6 9, 3x इक्वल टू में 15 और यहाँ से x इक्वल टू में 5 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 एवं उसके बाद देख लीजिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसको भी आप रिमूव कर देते हैं, इसको आप नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद देख लीजिए, और उसके बाद हमारे यहाँ तक हो गया। अब x y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर में 0, तो अब y बराबर 0 रखेंगे तो 3x माइनस में 0 इक्वल टू में 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 3x इक्वल टू में 9 आ जाएगा, फिर x बराबर में हमारा आ जाएगा 3। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मैंने क्या कर दी, इस तरीके से 10 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया था, तो 10 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आप 10 का सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से बना लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर का फर्स्ट नंबर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि समीकरण x प्लस में 2y बराबर में 9, समीकरण x प्लस में 2y
बराबर में हमारा 9 दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया, हमारा 9 दिया गया है। तो बोला है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल निकालने के लिए, ठीक है ना, बोला प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में इसका हल निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देख लीजिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, हम देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आना चाहिए, ना कि परिमेय संख्या के समुच्चय में। यदि परिमेय संख्या के समुच्चय में आ जाएगा तो वो उसका हल नहीं होगा, और प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में आ जाएगा तो उसका हल होगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं x बराबर में 1, तो देखेंगे y के बराबर अगर प्राकृतिक संख्या के रूप में आ जाएगा तो प्राकृतिक संख्या के रूप में तो उसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर x 1 रखेंगे तो 1 प्लस में 2y इजकल टू में 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y इजकल टू में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y इजकल टू में 4। इसका मतलब क्या, ये तो हमारा हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर फिर से 2। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो देखते हैं उसके बाद, तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, देख लीजिए कि 2 प्लस में हमारा 2y इजकल टू में 9, तो 2y इजकल टू में 7 हो जाएगा। तो यहाँ से y इजकल टू में 7/2 आ जाएगा। लेकिन ये तो नहीं हुआ, ये परिमेय संख्या के समुच्चय में आ गया ना, तो ये हमारा नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, x बराबर में हम 3 रखते हैं। तो x बराबर में हम 3 रखेंगे, 3, तो देखिए यदि हम x बराबर में 3 रखते हैं तो 3 प्लस में ये हमारा जो बहुपद दिया गया था वो है, तो 2y इजकल टू में 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो फिर y इजकल टू में 3 आ गया। तो देख लीजिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हमने निकाल ली, यहाँ पर इस समीकरण के रूप में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है ना ये। लेकिन अब ये क्यों नहीं हुआ, ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया है। ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ गया, लेकिन हमारा क्वेश्चन बोला है प्राकृतिक संख्याओं के रूप में लाने के लिए ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। और एक्स बराबर जो वैल्यू रखा है, ये वैल्यू आया है, ये भी नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर निकले के लिए आप लिखेंगे 1,2, उसके बाद लिखेंगे फिर आप लिखेंगे 3,3। क्यों लिखेंगे ये, क्योंकि इसीलिए लिखेंगे क्योंकि देख लीजिए मैं आपको जो ऊपर बताई थी, जो हम लोग जो रखे थे x बराबर 1 रखे थे, यहाँ पर हम लोग x बराबर 1 रखे थे, तो y का वैल्यू 4 आ गया, जो कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। तो हम रखेंगे 1,4, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यदि हम 2 रखने आ गए, आप बोलेंगे कि 2 क्यों नहीं रखे, तो हम 2 इसीलिए नहीं रखे क्योंकि 2 रखे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू परिमेय संख्या के समुच्चय में आया, इसलिए ये वैल्यू नहीं रखेंगे। फिर देख लीजिए हम यदि x बराबर 3 रखे हैं तो y का वैल्यू हमारा 3 आया, इसका मतलब क्या हो कि ये वैल्यू रखना पड़ेगा। हमने ये रख दी, यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए हमारे यहाँ पर 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा बहुपद दिया गया है 3x प्लस में y इजकल टू में 11। इसमें भी बोल रहा है यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में हल निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इजकल टू में लिखेंगे 1, तो 3 प्लस में y इजकल टू में 11, तो y इजकल टू में 11 में से 3 को घटाएंगे तो 9 3 11 क्या हो जाएगा, 8 3 11, तो हमारा यहाँ पे हो जाएंगे 8। तो ये भी हमारा हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हम y x बराबर फिर दूसरा वैल्यू रखते हैं। अब x बराबर में यदि हम 2 रखते हैं, 2, तो अब 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस में y इजकल टू में 11। अब y इजकल टू में क्या आ जाएंगे हमारे, सॉरी ये गामा लिख देते हैं ना, y इजकल टू में क्या आ जाएंगे 11 से आएगा तो 5 और 5 11, तो y का वैल्यू 5 आ गया। तो यहीं से आप कर दीजिए ना, लिख दीजिए कि इसीलिए इसका जो प्राकृतिक संख्याओं के यहाँ पर इसीलिए हल बराबर में, यहाँ पर हल बराबर लिख दीजिए 1,8, और 1,8 लिखने के बाद उसके बाद लिख दीजिए 2,5, क्योंकि देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखी थी x बार में 1, तो 1 पर हमारा क्या आ गया, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया ना, ये जो वैल्यू है ये प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। और ये 2 रखे हैं तो 2 रखने पर भी 5 आ गया, जो कि प्राकृतिक संख्याओं के समझ में आ गया। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी तक आपको 11 नंबर क्वेश्चन तक बता दी हूँ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 12 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।